तो मुझे लगता है उधर लोकल पेपर में निकला था अच्छा कि फॉरेन स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। सर घर पे आया रात को 9 बजे और कहता है देयर इज योर पासपोर्ट्स। मूर स्ट्रीट में मार्केट्स लगती थी जहाँ पर वो सब्जियां बेचा करते थे, गोभी या आलू या बंद गोभी, ये 3 चीजें मिलती थी। सिटिंग रूम की विंडो से वो आधी भरी होती थी बर्फ से। तो दूसरों का मुल्क है, हम इंडिया से आए हुए, थोड़ी सी शर्म, बाहर थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। हाँ, हमारे स्कूल में मैं अकेला ही ये फॉरेनर था। मूवीज का दौर था, वीडियो रिकॉर्डर, VHS वगैरह, वो दिए हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करेंगे। जिसने भी ये यहाँ पर दे रखे सब अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले जाए बगैर टेस्ट दिए। इमिग्रेशन वाले आए एक दिन, उन्होंने बोला आप यहाँ लोग काम कर रहे हो, आपके पास वर्क परमिट है? तो हमने कहा वो क्या होता है? ये तो तुम डिपेंडेंट वीजा पे हो, अच्छा, तुम काम थोड़ा ना कर सकते हो। तो मैंने कहा हम तो शायद कर रहे हैं 2 साल से। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड DIE। माय नेम इज योगी राज एंड वेलकम टू योगी टॉक शो। तो ये जो टॉक शो की सीरीज है हमारी, इसमें हमारा ये अगला जर्नी पे ये अगला एपिसोड आपके सामने आ रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज की जो टॉक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि अगर आप ये देखें, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और भारत की वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। तो इमेजिन कीजिए कि 20 साल बाद, 20 से 25 साल बाद, जब भारत में, जहाँ 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसके बाद जो है इमरजेंसी लगी, फिर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, फॉलोड बाय जो है फिर उसके बाद राजीव गांधी की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई, फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का शुभारंभ हुआ वहाँ से। तो ऐसे करते हुए फिर 92 में राम मंदिर का आंदोलन हुआ। तो ऐसी बहुत सारी मेजर घटनाएं भारत में हो रही थी। फिर कारगिल हुआ और उसके बाद जो है 2000 के बाद इंटरनेट का बूम हुआ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया जो है 2000 से पहले की, सन 2000 से पहले की दुनिया करीब 20 साल की, और सन 2000 के बाद की जो दुनिया अगले 20 साल की, ये जो 40 साल हैं, ये ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत ही क्रिटिकल ईयर्स हैं। तो ऐसे में जब भारत में इतने बदलाव आ रहे थे, तो ऐसे समय में कुछ भारतीयों ने अपनी जर्नी आयरलैंड जैसे यूरोप के एक देश में शुरू की। तो ये जर्नी ऑब्वियसली, जैसे हम लोग आ जाते हैं भारत से, तो हमारी जो इमिग्रेशन की जर्नी होती है टिपिकल, जो है ना, वीज़ा प्रोसेस से लेके, पहले एजुकेशन के लिए आए तो एजुकेशन, फिर वीज़ा प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है आगे की जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, घर है, शादी है, मोर्टगेज है, ऑल जो है ना पूरी चीज़ें, फिर सिटीजनशिप होते हुए बच्चे हुए, ऐसे बढ़ते हुए उनकी एजुकेशन हुई, ये चलती रहती है। तो ऐसी जो है सिमिलर जर्नी हमारे जो भारतीय यहाँ पे 70s में आए थे, उनकी आयरलैंड में ये जर्नी कैसी थी। तो इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए मैंने आज जो है एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ बिठाया है जो कि एक जाने माने व्यक्ति हैं। अगर आप यहाँ आयरलैंड में 2005 से पहले आए होते तो मैक्सिमम लोग जो आयरलैंड में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के हैं उनको जानते थे, और आज भी वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि जिनको उनके बहुत ही फ्रेंडली नेचर की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ये जो है एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने प्रिय विजय रावत जी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए, लेट्स डाइव डाउन डीप इनटू द कन्वर्जेशन विद विजय भाई। तो विजय भाई, फाइनली आपको मैंने पकड़ ही लिया एक टॉक के लिए। तो स्वागत है आपका इस योगी टॉक शो में। हाँ, थैंक यू राजेश भाई। तो मैं भी काफ़ी टाइम से था कि आपके साथ बैठ के करेंगे बात, गुफ्तगू। तो आपके जिससे अपने के देखने वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। ठीक है, बहुत बात ऐसी शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि आयरलैंड में अब हमारे NRI लोग जो है करीब करीब ऑलमोस्ट 80,000 से ऊपर हमारे बोलते हैं, बल्कि डेटा तो बोलता है 100,000 प्लस भारतीय यहाँ पर हो गए हैं। तो मैं जब उनसे मिलता हूँ तो वो लोग बड़ा उम्मीद से पूछते हैं, यार ये कौन लोग थे जो पहले यहाँ आए आयरलैंड में, ठीक है, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में हैं, क्योंकि उनके लिए जर्नी तो पिछले 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में शुरू हुई है, और आप तो 50 साल पुराने। तो आपकी जर्नी को हम ट्रेस करते हैं
50 साल से सीधे। तो आप बताओ कि सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये कि मोटिवेशन क्या था आपको यहाँ आने का? पिताजी आए, कौन आया पहले? सबसे पहले तो हम तो छोटे बच्चे थे, तो हमारे पिताजी इधर आए, तो ही केम इन 1976। तो वो एक्चुअली आए थे, हमारे चाचा जी जो अपने भाई से मिलने यहाँ आए थे। तो he wanted to just meet him and stay for 1 month, maybe 2 months. तो मगर हमारे चाचा जी ने उन्हें इधर ही रोक लिया। तो फिर हमारे फादर ने हमको, हमारी मदर और बच्चों को भी इधर ही बुला लिया। 1980 में। 1980 में। तो इट्स 44 years। 44 years। और चाचा जी जो थे वो कहाँ आए हुए थे? चाचा जी एक्चुअली आए थे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आए थे। अच्छा। तो बाद में ही गॉट मैरिड टू एन आयरिश गर्ल, तो हमारी जो चाची हैं, एंड देन दे मूव्ड ओवर टू डबलिन। अच्छा। तो वो इधर आके रहने लगे। तो चाचा जी शायद थोड़ा होम सिक हो रहे थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया। तो काफ़ी टाइम तक वो पिताजी के पीछे लग रहे, आओ मुझसे मिलने। तो इवेंचुअली पिताजी आ गए उनको मिलने के लिए। अच्छा। तो यहाँ ऐसे हमारी यहाँ जर्नी शुरू हुई। फिर 1980 पे हम भी आ गए। अच्छा। फिर आपको भी बुला लिया? अच्छा। फिर हम तो छोटे बच्चे थे, तो हम तो क्या उम्र रही थी आपकी उस समय? हमारी उस टाइम पे 13-14 साल थी। हाँ, तो स्कूल ज्वाइन किया। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई भारत में। तो बहुत सारी बातें हैं, स्कूल की भी तो बातें बहुत सारी है। तो फिर जब आप शुरू में लैंड हुए, यहाँ आप आए, तो आपको कैसा लगा? उस टाइम पे तो शायद अंग्रेजी भी नहीं आती होगी। बिल्कुल आती थी? उस टाइम थोड़ी बहुत आती थी। यहाँ का तो एक्सेंट ही डिफरेंट है ना, बिल्कुल। तो समझ नहीं आता। एक तो समझने में मुश्किल होती है, और एक बोलने में भी, समझाने में भी मुश्किल होती है। तो लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सोच समझने की कोशिश करते थे, और समझ जाते थे। सही बात है। तो फिर जब आप यहाँ आए, फिर उसके बाद स्कूल की ऑब्वियसली जर्नी शुरू हुई, तो स्कूल का कैसा माहौल था? मैंने सुना आप अकेले जो है नॉन वाइट पर्सन थे। हाँ, हमारे स्कूल में मैं अकेला ही ये फॉरेनर था। कोई फॉरेनर भी नहीं था स्कूल में, मैं ही शायद पहला फॉरेनर थे उस स्कूल में, फॉरेन कंट्री में फॉरेनर। तो मुझे अब थोड़ा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उधर लोकल पेपर में निकला था। अच्छा। कि फॉरेन स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। तो ये सुनने में मेरे आता है, तो हो सकता है हुआ भी होगा, पक्का होगा। कहाँ स्कूल कहाँ पर था? स्कूल हमारा था, ये स्कूल का नाम था ड्रिमना कैसल। अच्छा। ये वॉकिंसटाउन में होता था स्कूल। अच्छा। तो ये क्रिश्चियन ब्रदर्स का स्कूल था। अच्छा। तो नहीं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उधर। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स बने। अच्छा। टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, फ्रेंडली थे, और उन्हें भी पता था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे मुझे समझाने में। तो बट वेरी गुड जर्नी थी स्कूल की भी, बहुत अच्छे लोग थे। और प्रिंसिपल से ना मैंने बड़ा प्राइड लेता था कि आप जो है अकेले काले आदमी हो। हाँ, प्रिंसिपल, हाँ, उसको भी थोड़ा सा वो भी प्राउड था कि फर्स्ट फॉरेनर इन स्कूल। तो ऑब्वियसली तो उसने बाकी, मुझे लगता है उसने बाकी जो क्लास में लड़के थे, बच्चे थे, उनको भी बोला था कि जैसे मेरा ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना हो, और टीचर को भी बोला था थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखना। हाँ, तो अच्छे थे, सारे अच्छे थे। बहुत बढ़िया। तो स्कूल का ये था। और फिर जब आप जैसे अब जर्नी जो शुरू हुई, तो फिर आपके पिताजी करते क्या थे उन दिनों? क्या बिजनेस क्या इस तरीके का शुरू किया आप लोगों ने? पापा ने वो कपड़ों के वेयरहाउस में काम करते थे। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने 1-2 साल वो कपड़ों का काम किया वेयरहाउस में। उसके बाद उन्होंने अपना कपड़ों का काम शुरू कर दिया। अच्छा। मार्केट्स लगाई, फिर अपनी दुकानें भी खोली। तो इस तरह जर्नी शुरू हुई। अच्छा। और कपड़ों का जो बिजनेस था वो बहुत टफ होता है, उसमें मार्केट वगैरह, अर्ली मॉर्निंग उठना, वो स्केड्यूल। हाँ, उसमें मेहनत तो लगती है। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, मेहनत तो लगती है।
इट्स स्ट्रेसफुल जॉब। बहुत स्ट्रेसफुल तो या इट्स नॉट 9 to 5, 24 आवर्स 24 आवर्स का जॉब है। नहीं, सही बात है, 24 आवर फुल टाइम जॉब हुआ है तो बिल्कुल। और जो जब जैसे आपने शुरुआत में वेयर हाउस लगाया, मार्केट लगाया, तो जैसे मार्केट में भी तो वो आप लोग एकदम अलग से नजर आते होंगे ना उन दिनों। हाँ मार्केट में भी, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस रहा वो लोग अच्छे मिले, अच्छे मिले। शायद किस्मत अच्छी थी, लोग भी अच्छे मिले, कई लोगों ने हेल्प करी। एक आध मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन 95% तो अच्छा ही रहा। अच्छा रहा, वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिर तो। और जब आप जो है उन दिनों की बात करें तो जो आपके जो चाचा जी थे, श्री लेट रघुवीर सिंह रावत जी, उनका तो शायद पेट्रोलियम वगैरह कुछ था ना? नहीं, वो शायद वो इंडिया में सर्वे से आए थे, सर्वे से। मगर यहाँ पर आके उन्होंने ये प्रिंटिंग का काम शुरू किया। अच्छा। अब 100% मुझे भी नहीं एक्यूरेटली पता है, लेकिन वो प्रिंटिंग, जैसे मैगजीन्स प्रिंट होती थी, तो उनमें वो जैसे ओलंपिक्स हो रहे या कोई कहीं स्पोर्ट्स हो रहे या कुछ न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ से वो जो फोटोग्राफर्स थे वो फोटो प्रिंट भेजते थे। तो ये लोग उसको मैगजीन में प्रिंट करते थे, वही फोटोग्राफ्स को। अच्छा। हाँ, तो इनका वो था, इनकी कंपनी, उनमें इनके 5-6 पार्टनर थे। तो ही वॉज अ वेरी बिजी मैन, काफ़ी बिजी थे वो। और अगर भारतीयों को देखें उस समय, तो शायद कितने लोग होंगे उस समय भारतीय यहाँ पर जब वो आए थे, चाचा जी? ओह माय गॉड, जब चाचा जी आए थे तो हैंडफुल रहे तो 100% थे। तो मगर वही थे कि बिल्कुल हैंडफुल ही रहे होंगे, गिने चुने रहे होंगे थोड़े बहुत। तो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो जैसे आजकल है, तो उस टाइम पे तो फिर वो हो सकता, उस टाइम पे लोग अपने आदमी को ढूंढते थे कि शायद कोई मिल जाए, बात कर ले अपनी, और कोई भी मिला तो बस पकड़ लिया उसको, वही शायद ऐसे ही होता था। कि किधर से हो भाई, क्या है, बातचीत शुरू हो गई। हाँ, नहीं, बहुत थे, 100% लोग थे यहाँ, मगर बहुत कम थे। मतलब अगर कहीं किसी को देखना हो तो सिटी सेंटर जाओ, तो शायद कोई नजर आ जाए, क्योंकि वो भी शॉपिंग के लिए रखा होगा, सैटरडे का दिन है, तुम भी शॉपिंग जा रखे हो, तो शायद मुलाकात हो जाए। और फिर खाने पीने का क्या था उन दिनों? सब्जी वब्जी तो कुछ इंडियन मामला मिलने का तो कोई चांस नहीं था? खाने पीने का तो इंडियन तो कोई शॉप्स थी नहीं उस टाइम पे। अच्छा। तो ज़्यादातर ये मूर स्ट्रीट में मार्केट्स लगती थी, जहाँ पर वो सब्जियां बेचा करते थे। तो वहाँ पर बेसिकली वही वीकेंड में हम लोग जाके, वही था, गोभी या आलू या बंद गोभी, ये 3 चीज़ें मिलती थी। तो बाकी तो और कुछ नहीं था। अच्छा। तो ये खा लो, तो दिस इज इट, बाकी और कुछ नहीं था। अच्छा, तो खाने पीने का मतलब एक स्ट्रगल रहा इनिशियली था, और बाद में फिर धीरे धीरे हो गया। खाने पीने की वैरायटी में स्ट्रगल रहा, खाने पीने का स्ट्रगल ही रहा। खाना पीने तो पूरा किया। अच्छा। अगर एक आध दुकान कहीं रही होगी तो वो मुझे मालूम नहीं है। फिर बाद में एक शॉप खुली। अच्छा। हाँ, वो कैम्पडन स्ट्रीट में खुली। कैम्पडन स्ट्रीट में? हाँ, वो अंकल थे बड़े अच्छे, शाह जी। अच्छा। हाँ, वो पाकिस्तान के थे। अच्छा। तो सब उनकी दुकान से सामान लाते थे। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि दालें वाले मिलनी शुरू हो गई उधर, थोड़ी बहुत सब्जियां, इतनी भी वैरायटी नहीं आई सब्जियों में, मगर थोड़ी बहुत आ गई। ये जो टाइम है, ये किस टाइम फ्रेम को हम बात कर रहे हैं दुकान खुलने के? 5-10 साल बाद? या ये मैं 3-4 साल बाद, 84-85 के बात कर रहा हूँ, तब वो, हाँ, 84-85 हो सकता है दुकान पहले रही होगी, हमें नहीं पता नहीं, मगर हमने वो 83-84 के बाद ही वहाँ जाना शुरू किया, 83-84 में। हाँ, तो शुरुआत में खाने पीने का थोड़ा सा टफ होता था, लेकिन घर में फिर तो चावल वगैरह, आटा वगैरह तो फिर नॉर्मल कैसे होता था? राइस के मेरे को ये थोड़े छोटे बैग्स मिल जाते थे। ये अच्छा। ये जो इंग्लिश स्टोर्स है ना, इनमें मिल जाते थे। तो इंडियन रेस्टोरेंट थे, 100% थे, लेकिन बहुत
कम थे, बहुत कम। सिटी सेंटर में रहे होंगे, सिटी सेंटर में रहे होंगे 2-4 जो भी थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। अर्ली वो जो मतलब आउटस्कर्ट की तो भूल जाओ, कंट्री साइड तो हाँ मुश्किल है, लेकिन रहे भी रहे होंगे तो बहुत बहुत कम रहे होंगे, एक आध अगर कोई रहा होगा तो। हाँ, और करेंसी जो है उस टाइम पंड्स चलती थी, पंड्स, आयरिश पंड्स। मुझे याद है मैं जब 2001 में आया था तब एक ही साल रहे थे वो पॉइंट, फिर उसके बाद चेंज हो गया था उसमें यूरो में चेंज हो गया था। आई थिंक 2001 के आसपास चेंज हुआ था। हमारे पास थे एक के आसपास की कहानी है ये। अच्छा, फिर आप लोग ठहरे टीनेजर उस टाइम पे, तो टीनेजर के अपने एक सर्किल होता है, अपना फ्रेंड सर्किल और अपना आउटिंग होती है, तो वो कैसी होती थी उन दिनों? तो उस टाइम ये था कि पहले तो हम जब नए नए आए थे तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी बाहर जाते हुए। हाँ, दूसरों का मुल्क है, हम इंडिया से आए हुए, थोड़ी सी शर्म, बाहर थोड़ी हिचकिचाहट होती थी लोगों से मिलने से। इंग्लिश भी इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं थी, तो आती थी, लेकिन एक्सेंट डिफरेंट था ना। तो इनका भी एक्सेंट डिफरेंट था, इनका आयरिश था, इनका आयरिश एक्सेंट था। इनका भी इंग्लिश नहीं था, आयरिश इंग्लिश था। तो ठीक है, तो लेकिन जब शायद स्कूल जाते थे, घर आते थे, फिर 1-2 फैमिलीज थी उनको मिल लेते थे। तो उस टाइम ये मूवीज का दौर था, वीडियो रिकॉर्डर, VHS। तो एक दूसरे के घर जाके वो मूवीज देख ली 1-2, तो 3-4 घंटे पास हो गए, खाना वाना खाए, आगे। तो इस तरह मतलब आयरिशों के साथ इतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं हुए, 1-2 जो इंडियन फैमिली थी उनके साथ टाइम पास होता था। तो विजय भाई, तो फिर आपने बोला आप रहते कहाँ थे? आप लोग डबलिन में रहते थे, कहाँ रहते थे? बाहर? नहीं, डबलिन, हमेशा डबलिन में ही रहे। और डबलिन, प्रॉपर डबलिन में रहते थे? हाँ, ये लीक स्लिप, लुकन, पामर्सटाउन, बस यहीं रहे। तो फिर वहां से पामर्सटाउन या लीक स्लिप से डबलिन का जाने का क्या था? बस वगैरह थी? बाय बस जाते थे। तो वो लीक स्लिप से बस जाती, पामर्सटाउन से भी, तो लुकन से भी बस मोड़ था। तो उस टाइम पे इतनी बस सर्विस अच्छी भी नहीं थी। हो सकता है 1-1.5 घंटे में, 1 घंटे बाद बस आती थी, आधे घंटे 1 घंटे बाद वो आती थी बस से। तो वो ट्रांसपोर्ट मोड था इतना, बाकी और कोई टैक्सीज भी नहीं थी इतनी। अच्छा, हाँ, टैक्सीज भी नहीं थी इतनी आइलैंड के अंदर। इनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम थी ना, ठंडा बहुत होता था इधर। पहले बहुत ठंड होती थी, बहुत बर्फ गिरती थी और बहुत ठंड होती थी। और बर्फ का समय क्या होता था? ये नवंबर दिसंबर में? यही दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें कभी भी बर्फ पड़ सकती है। अच्छा। और वो मैं सुना बड़ा एकदम, कई बार तो इतनी ज्यादा गिरती थी कि 2-3-4 फुट तक ऊपर होता था। हाँ, कभी कभी तुम्हारी जो नीचे की सिटिंग रूम की विंडोज है वो आधी भरी होती थी बर्फ से। तो क्या बोलते हैं, एक टाइम तो ऐसा भी आया कि इन्होंने ये जो घर थे माउंटेनस एरिया में, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उनको मिल्क वगैरह, ब्रेड वगैरह वो दिए, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करेंगे। हाँ, तो वो तो बेचारे आ ही नहीं सकते थे ना। तो अब हम लोग का था चलो पैदल दुकान में, गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। तो हम लोग का था ये बड़ी बड़े वैलीज पहनी है और दुकान पे पैदल चले गए और वहाँ से ले आए ब्रेड। चेंज हो गया, क्योंकि अब ये 2018 के आसपास हुआ था। कौन सा होता है, कोविड से थोड़ा पहले जो बर्फ पड़ी थी भयंकर ना, एक वो जिसमें सब ठप हो गया था पूरा हफ्ते। एक तो 2010 में पड़ी थी बहुत ज्यादा, और एक अभी भी पड़ी थी ना रिसेंटली, कब पड़ी थी वो? 2017-18 में पड़ी थी, जिसमें पूरा बंद था। तो ब्रेड भी। हाँ, तो इससे हिसाब लगा सकते हो कि अब मौसम इतना ज्यादा नहीं, सर्दी नहीं होती कि हमें याद करना पड़ रहा कि कब पड़ी थी सर्दी ज्यादा। अच्छा, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इमिग्रेशन की भी है, जिसमें आपका वीजा प्रोसेस ये है। मैं सुना उस दिनों बड़ा ही एकदम कुछ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे थे नहीं? हाँ, नहीं, उस टाइम पे ये था कि वो साल में तो स्टैंप लगाने जाना पड़ता था। साल का वो रिन्यू होती थी स्टैंप। तो इतने ज़्यादा लोग तो होते नहीं थे। तो मेरे को लगता है इनके पास हारकोट स्ट्रीट में ऑफिस था इनका, इमिग्रेशन का। उसमें मुझे लगता है शायद 2 काउंटर थे इनके पास उस टाइम पे। हाँ, वो भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन खुलते थे। अच्छा। और 10 to 12 2 घंटे खुलते थे। तो पूरे वीक में 6 घंटे वो पूरा इमिग्रेशन था ये। अच्छा। तो हाँ, हम लोग जाके साल में एक बार वो
पासपोर्ट देना है, स्टैम्प लगानी, मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते थे। 2 मिनट लगते वापस आते, कोई होता ही नहीं था वहाँ पर। तो थे ही नहीं लोग इधर, इतने लोग थे ही नहीं, बाहर के लोग इतने, तो इमिग्रेशन कहाँ से होना। अब लोगों से पूछो कितना प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो सिटीजनशिप वगैरह कब लिया आपने फिर यहाँ की? मेरे ख्याल से 10 साल बाद ले ली थी। हाँ, मेरे ख्याल से 91-92 में ली थी। अच्छा, और उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो इमिग्रेशन से कोई ऑफिसर था, उसने बोला कि आप पासपोर्ट ले लीजिए आयरिश, और फॉर्म वॉर्म हम सब भर देंगे। अच्छा। आप साइन कर देना। हाँ, तो फिर वो हमने फॉर्म वॉर्म भर गए, हमने साइन कर दिए। तो मुझे लगता है शायद 1 वीक बाद वो आया रात को घर में, वही ऑफिसर घर पे आया रात को 9 बजे, और कहता है देयर इज योर पासपोर्ट्स, आयरिश पासपोर्ट्स, so you don't have to go to immigration for your yearly stamp anymore. अरे वाह, वो भी मुझे लग रहा है वो भी अपना जॉब कम करना चाहता था। ऐसे ही होगा, हो सकता है वो जो 2 काउंटर थे वो भी बंद करना चाहते रहे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के लड़कों से पूछो आज कितना जो है चैलेंज रहता है इमिग्रेशन का। लोगों ने अपने बिजनेस भी खोले हैं जहाँ हेल्प कर रहे हो डिफरेंट इमिग्रेशन से रिलेटेड। टाइम चेंज हो गया ना। और ड्राइविंग लाइसेंस की क्या कहानी है? आज जिससे भी पूछो तो रोता रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस उस टाइम भी टेस्ट देना पड़ता था। अच्छा। तो हाँ, लेकिन इतनी बड़ी क्यों नहीं थी टेस्ट की। तो अप्लाई करो तो मेरे ख्याल से 2-3 वीक में नंबर आ जाता था। अच्छा। और देन यू डू इट जस्ट लाइक नाउ, नॉर्मल। मुझे मेरे ख्याल से उस टाइम जनरल नॉलेज नहीं था। यू जस्ट गो आउट विद द इंस्पेक्टर एंड देन ड्राइव, एंड पास हो गए तो पास हो गए। अच्छा, ऐसा कुछ इतना टफ नहीं था तब? इट वाजंट दैट टफ, आई डोंट थिंक इट वाज दैट टफ। जब मैंने पास कर लिया तो टफ हो गई नहीं। सही बात है। क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग किसके साथ अंकल जी की स्टोरी किसी ने बोला मुझे कि वो उनको तो बहुत इजीली मिल गया था, शायद उनकी कहानी कुछ। एक टाइम ऐसा था कि इधर कुछ स्ट्राइक हुई या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इनके पास ऑफिस, ये जो ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है, इनके ऑफिस में वो बहुत क्यू लग गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा ने अप्लाई कर दिया। अब पता नहीं स्ट्राइक हुई है क्या हुई, टेस्ट नहीं ले पाए, और बहुत सारे वो जमा हो गए एप्लीकेशंस। तो जब वो एप्लीकेशन बहुत सारे जमा हो गए तो शायद किसी मिनिस्टर ने डिसाइड किया जिसने भी ये यहाँ पर दे रखे सब अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले जाए बगैर टेस्ट दिए। तो ऐसे भी लोगों को मिले, ऐसे ही मिले। और फैमिली लाइफ कैसी थी? जैसे आप लोग तो घर में, खैर 3 भाई बहन जो आपके थे, वो तो कोई इतना विशेष चैलेंज तो वैसे नहीं रहा होगा ना? नहीं, हमारे को नहीं। हम 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन, तो हम आपस में बिजी थे आप। तो फिर आपने जो अपना एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह, उसके बाद जैसे आपने फिर क्या जो एजुकेशन कंप्लीट करी, तो फिर आगे का कैसा रहा? फिर एजुकेशन कंप्लीट करी तो फिर मैं भी वो गारमेंट्स के बिजनेस में चले गए अपने पापा के साथ। अच्छा। तो तब से पापा के फैमिली बिजनेस ही चला कपड़ों का। तो दुकान करते थे हम लोग, हमारी शॉप से। तो 2003 तक वही करते रहे, कपड़ों का 2003 तक कपड़ों का काम किया। फिर आपने अपना स्विच कर दिया? फिर मैंने अपना काम स्विच कर दिया। तो मैंने अपनी और शॉप्स खोली, लेकिन हाउस होल्ड गुड्स की। तो वो भी चलाई 2007-8 तक। उसके बाद रिसेशन आया, रेंट्स बहुत हाई थे, रेट्स बड़े हाई थे, सर्विस चार्जेस बड़े हाई थे। अच्छा। तो उस टाइम जब रिसेशन आया, आयरलैंड को बहुत ज़्यादा हिट हुआ। 2-3 कंट्री थी जहाँ यूरोप के अंदर जो बहुत ज़्यादा जिनको काफ़ी हिट हुआ, और आयरलैंड वाज वन ऑफ देम। यहाँ भी बहुत बुरे हाल हुए 2008 तो मुझे भी याद है। हाँ, बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ पर। कितने कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ। तो उस टाइम पे हमारा भी वो जो दुकानों का काम था वो भी थोड़ा सा बंद हो गया था। एंड उसके बाद फिर
जॉब स्टार्ट करी थी। जॉब, अच्छा। तो उसके बाद एक और चीज़ आती है, कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे शुरुआत में जो है क्लब वगैरह बने थे, इंडिया क्लब वगैरह जब हुआ था, तो हाँ, इसमें कैसा, इसका कैसा रहा आपका उसमें ये था जर्नी? कि उस टाइम पे हम कुछ लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें कोई क्लब खोलना चाहिए जहाँ पर हम अपने ये फंक्शंस कर सकें। कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए हमारे पास, जैसे दिवाली मना सकें, कोई भी फंक्शन कर सके फॉर एंजॉयमेंट, यू नो, अब कल्चरली। तो उस टाइम पे हम थे, उस टाइम 10-12 लोग थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। तो उस टाइम एक इंडिया क्लब बना था। तो उस टाइम पे हम दिवाली पे जैसे फंक्शंस करते थे, शोज करते थे, खाना पीना होता था, डांस, जोक्स, ये काफ़ी कुछ था। बड़ा अच्छा टाइम रहा वो, हमने उस टाइम वो करा था। तो वो भी चला 10-12 साल, वो चला 10-12 साल चला। उसके बाद फिर वो किसी और लेडी को हैंड ओवर हो कर दिया था। वो चलाती थी। अब मुझे नहीं पता वो इंडिया क्लब अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा। शायद चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उतने फंक्शन नहीं होते लेकिन अभी भी चलता है। वो एक लेगेसी है, बड़ी अच्छी लेगेसी है उसकी कि ना, वो पहला इंडियन स्टार्ट हुआ था कि कुछ करना है। क्योंकि मैं भी उसका बाद में, जब मैं आया था तो मैं भी पार्टिसिपेट करता था उसकी इवेंट्स में 2001 के बाद में। नहीं है तो बहुत अच्छा है, बहुत कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब थोड़ा बहुत जो आपने मना ली वही होंगी, उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अब आज देख लो, आज तो होली के 3 फंक्शन हो रहे हैं, दिवाली के 4 फंक्शन हो रहे हैं। आजकल पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अब तो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, ये वर्क से रिलेटेड है। बताइए। तो जैसे काम के लिए वर्क परमिट चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हमारे पास वर्क परमिट नहीं था। वी केम एज अ डिपेंडेंट, यू नो, अपने मदर फादर के उसमें। तो इमिग्रेशन वाले आए एक दिन, उन्होंने बोला आप यहाँ लोग काम कर रहे हो, आपके पास वर्क परमिट है? तो हमने कहा वो क्या होता है? अच्छा, कहते हैं काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए होता है। तो हम एक्चुअली बच्चे ही थे, इतनी थोड़ी ना अकल थी हम लोगों को, हम लोग पुराने उसके थे। तो हमने कहा हम तो काम कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए मैं काम करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, घर से पासपोर्ट लेके आओ। पासपोर्ट लेके हम लोग आ गए। हम इतने इनोसेंट थे कि पासपोर्ट घर लेके आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए, उसको खोल के भी नहीं देख रहा एक बार कि क्या है इसके अंदर। अच्छा। हमने लाके पकड़ा दिया। उन्होंने देखा, कहता ये देखो ये तो तुम डिपेंडेंट वीजा पे हो। अच्छा। तुम काम थोड़ा ना कर सकते हो। तो मैंने कहा हम तो शायद कर रहे हैं 2 साल से। तो क्या करें अब? कहता है काम करो, मंडे को, आज सैटरडे है, मंडे को तुम डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉयमेंट में जाना और वहां पर तुम्हें वो वर्क परमिट देंगे। अच्छा। हमने कहा ठीक है जी। मंडे सवेरे हम गए, वो 9:30-10 बजे वो डिपार्टमेंट खुला। हमने कहा भाई हमें इमिग्रेशन वाले ने बोला वर्क परमिट चाहिए, तो हम वर्क परमिट लेने आए। तो उन्होंने कहा ठीक है 50 पाउंड जमा करो यहाँ। हमने जमा करे, एक पेज था उसमें फॉर्म भरा। अच्छा। उन्होंने वर्क परमिट का स्टैंप लगा दिया और अब वापस आ गए। देख लो, आज वर्क परमिट, आज जिनको जो है रगड़ना पड़ता है, टाइम लेता है प्रोसेस पूरा। तो नेक्स्ट वीक वो आए इमिग्रेशन वाले, कहते वर्क परमिट लगा लिया? हमने कहा हाँ जी ये लगा लिया। कहता बस ठीक है, करते रहो काम। ठीक है। तो ये इंडिया का जो है आने जाने का, भारत आपको जैसे जाना हो वापस, तो उसके लिए क्या, कितने साल में जाते थे, कैसा था? फर्स्ट टाइम मैं जब गया था 80 में आया था और 87 में वापस गया। 7 साल बाद? 7 साल बाद वापस गए थे। एक तो इतनी फ्लाइटें भी नहीं थी, आयरलैंड से तो फ्लाइटें नहीं थी। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इंग्लैंड के थ्रू जाते थे। ब्रिटिश एयरवेज या थाई या और कोई एयरलाइन। जैसे आयरलैंड से आजकल है इतिहाद और एमिरेट, अब तो बहुत ही जा रही है। उस टाइम नहीं थी, उस टाइम इंग्लैंड जाना था, या एयर फ्रांस जाओ या जर्मनी जाओ। तो ये था, और इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी फ्रॉम आयरलैंड। तो लेकिन ठीक था, जब जाना था तो जाते, इतना ज़्यादा जाते भी नहीं थे उस टाइम पे। बेसिकली पीपल कुड नॉट अफोर्ड। तो 2-3-4 साल में एक बार चले गए। उस टाइम पहले ऐसे ही होता था। तो मगर टच में तो रहे सभी, टच में तो रहे। लेटर लिखते थे पहले ना फ़ोन थे इधर, मोबाइल फ़ोन वैसे भी फ़ोन नहीं थे।
फोन करना हो तो फोन बूथ में जाना पड़ता बूथ में जाना पड़ता है। यहाँ पर फोन बूथ होते थे, वहां पर भी एक लाइन पे वो एक फोन पे लगा हुआ है तो बाकी लाइन लग गई है, तो सारे उसको बोल रहे भाई हट जा, अब हमारा भी नंबर है, लाइन लगी हुई है फोन बूथ पे, एक फोन बूथ है। तो लेटर लिखते थे इंडिया के लिए, तो अब फोन भी कहाँ करना, 5 पाउंड तो पंट लगते थे 1 मिनट के, 1 मिनट के 5 पाउंड। हाँ उस टाइम पे। तो फिर लेटर लिखते थे, तो लेटर 10-12 दिन लगते थे लेटर वहाँ पहुँचने में। अच्छा। तो ये था कि वो फिर लेटर का रिप्लाई आने में 12-13 दिन लग गए, तो 1 महीना तो चला गया, महीने भर कम्युनिकेशन टारगेट हो ये होता था। हाँ, तो बस जब व्हाट्सएप का बटन दबाओ और कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल करो। क्या टाइम मूव हुआ है ना, पिछले 20-30 साल में बहुत चेंज आ गए डिजिटल वर्ल्ड, बहुत चेंज, हर तरफ चेंज, क्लाइमेट, हाँ, डिजिटल वर्ल्ड, खाना पीना सब जगह। आप जब यहाँ जब उस समय आए तो ऑब्वियसली एक तो हमारे जो अंग्रेज लोग हुए और बाकी एशियन, मतलब चाहे वो नॉन वाइट जो भी हुआ या एशियन हुआ या दूसरे उसका हुआ, तो भारत, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये जितने भी सब एक कैटेगरी में आते होंगे उन दिनों। तो आप लोगों का कैसा सामंजस्य, कैसा था इंटीग्रेशन उन दिनों? इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा था, हम लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में काम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम जब छोटे थे, स्कूल जाते तब भी फ्रेंड्स बने, पाकिस्तानी फ्रेंड्स बने बड़े अच्छे, वो आज तक फ्रेंड्स हैं। और बाद में बांग्लादेशी भी मिले और भी मिले, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, को बहुत आपस में भाईचारा बहुत अच्छा था। अब तो वो बहुत सारे मैं देखता हूँ, उनमें से कई लोग इतने पुराने हो गए, तो जब किसी की लास्ट जैसे अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उसमें दिखते हैं वो सब लोग, पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, सब आते हैं। हाँ, नहीं बड़ा अच्छा, हम लोगों का हम साथ बहुत अच्छा रहा, सब एक दूसरे से प्यार से मिलते थे, अभी भी मिलते हैं जब मिलते हैं। अब सबकी बिजी लाइफ हो गई, लेकिन जब मिलते हैं तब मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब ज़्यादातर वो जो तुमने सही कहा फ्यूनरल होता है, वहाँ ही नज़र आते हैं, वहीं नज़र आते हैं। एक ये थोड़ा सा ट्रैजिक वो भी हो गया कि अब पिछले 5-1 साल से एक टाइम फ्रेम हम ऐसा देख रहे हैं जिसमें कि जो वो 80s वाले जो लोग थे, अब वो उस उम्र में पहुंच गए हैं जहाँ पर उनकी जो है ना 80s के क्लोज, मतलब 80 साल की उम्र के क्लोज हैं। तो ऐसे में 2-3 लोगों को हमने लॉस किया है पिछले कुछ सालों में जो इम्पोर्टेंट थे। कुछ सालों में हमने बड़े अच्छे हम तो अंकल जी बोलते थे उनको, हमने लूज़ किया उन्हें। तो अब क्या कह सकते हैं, लाइफ इज़ अ साइकिल, हैज टू मूव ऑन। तो फिर आप जब यहाँ आई गए थे, फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली तब तो उम्र कम थी, फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है यंग एज आई, तो फिर शादी वादी हुई, तो उसका कैसा प्रोसेस था? आप यहाँ से भारत गए वापस? हाँ, शादी का भी ऐसा था कि इंडिया गए शादी में। अच्छा। वो प्रॉपर अरेंज मैरिज हुई है। अरे वाह। हाँ, तो वही मम्मी वगैरह ने देखी लड़की, और जो उन्हें पसंद आई, हम सबको म्यूचुअली पसंद आई, उससे शादी हो गई। अच्छा। हाँ, शादी के बाद बस फिर आइलैंड आ गए सीधे। उस शादी के तुरंत बाद ही आ गए? शादी के 3-4 महीने बाद वापस आइलैंड आ गए, वापस आए? हाँ, वाइफ के साथ। अच्छा। तो यस, वो भी एक जर्नी थी। एक जर्नी थी। तो वो जर्नी तो अभी भी चल रही है। वो जर्नी सबकी चल रही है उसमें। अपना काम था ना, बिजनेस में कहाँ आदमी घूमता है। इंडिया चले गए तो चले गए, वही बात आती थी कि छुट्टी मिल गई तो इंडिया चले गए। हमारा ये होता था कि छुट्टियां वेस्ट क्यों करनी है यूरोप में, इंडिया चले जाओ। इंडिया चले जाओ, इंडिया मिलके आ जाओ सबको, ये होता था। वो अनीता को बोला चले यूरोप चलते, क्यों, अगर मैं टाइम वेस्ट करना है तो वहाँ करूँगी इंडिया में। सही बात है, वो टफ जॉब होता था ना आपका मार्केट। हाँ, लेकिन हाँ आप ठीक है, अब तो घूमे, अब तो सारे घूमते, अब तो बीवी हमसे पहले घूमने चली जाती। नहीं, सही बात है। और आपने जो है, जहाँ अब आप लुकन के आसपास रहते हैं, तो आपने उस लुकन को बहुत क्लोजली वॉच किया है 40 साल में, तो उसके क्या चेंजेस आपने देख रहे हो? लुकन वॉज बेसिकली अ विलेज था लुकन। लुकन। अच्छा। तो
मेरे ख्याल से पामस टाउन जो है, पामस टाउन वहाँ तक थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड था। उसके बाद लूकन वाज लाइक अ विलेज, वन वो सिंगल रोड वाली थी, विलेज से जाती थी वो फॉर वेस्ट ऑफ आयरलैंड। अच्छा, तो गॉलवे शॉलवे जाना है तो लाइक वो ये लूकन विलेज से होके जाती थी। तो इधर ट्रैफिक इतनी होती थी कि पूछो मत। अच्छा, लेकिन फिर भी चलती रहती थी क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी थी और कार्स भी इतनी नहीं थी। सही बात है। तो अगर आज का ज़माना अगर देखें तो हमें अगर उसी रोड में जाना हो गॉलवे, तो हमें 2 दिन लगेंगे। बाप। तो इसलिए उसके बाद ये मोटरवेज बनी, ये जो ये आपकी M4 है, और ये तो M50 तो नहीं था ना? M50 तो था ही नहीं, M4 भी नहीं था। M4 भी नहीं। मुझे याद है मेरे गार्डन में एक बंदा काम करने के लिए आया था, ओल्ड, करीब 70s में था, लेट। तो एक दिन वो स्टोरी मुझे सुनाता है कि ऐसी बात चली, तो बोलता है कि आयरलैंड तो तुम आज जो देख रहे हो वैसा आयरलैंड नहीं था। और कैसा था? बोले तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम घोड़े से हॉर्स कार्ट लेके हम लूकन से जाते थे डबलिन, और डबलिन में हम फिर क्या करते थे, घोड़े की जरूरत होती थी वापस काम खेतों में, वो सब है। तो हम घोड़े को वहीं से बोलते थे जा तू घर जा। तो कहते घोड़ा सीधे घर आता था लूकन में। एक ही रोड थी ना? एक ही रोड थी, और कह रहा कहीं इधर उधर नहीं जाता था, सीधे घर आता था। ये आयरलैंड था। नहीं, वाकई में आयरलैंड वाज, जब हम लोग आए थे तब कहते थे आयरलैंड वाज द विलेज ऑफ यूरोप। विलेज ऑफ यूरोप अभी भी है। अमेरिकन लोग जो आते हैं वो तो विलेज ही समझते हो, तो अपने उनको लगता ही है कि ये विलेज है। आयरलैंड उस टाइम पे बात कर रहा, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, हमें बड़ा अच्छा मानते थे। ऑब्वियसली बाहर निकलो बातें होती थी। अनदर रीजन मोबाइल फोन ही नहीं थे तो बातें ही होती थी। सही बात है। आजकल सब अपने फोनों में लगे होते हैं। उस टाइम अगर बस स्टॉप में खड़ा होना, बात ही करनी है। कहीं बैठे हुए हो तो बात ही करनी है। आजकल हर जगह फोन पे बात किसने करनी? सही बात है। आजकल अगर बात करोगे तो वो अजीब सा लगेगा, क्यों बात कर रहा भाई, फोन नहीं है तेरे पास? फोन पे एक वो भी जमाना था जब फोन बूथ होते थे, उसमें लाइन लगी हुई है, नंबर ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब हम आए थे 2000 के आसपास से, हमने फ़ोन बूथ भी देखे थे, कुछ तो वो भी थे, बट ज़्यादातर कॉलिंग कार्ड का सिस्टम आ चुका था। मोबाइल तो बहुत नोकिया का पहले वाला जो है वो जो कॉलिंग कार्ड थे ना, वो स्विफ्ट वालों ने पहले बनाया था इंडिया के लिए। स्विफ्ट, उसका नाम था स्विफ्ट। बड़ा महंगा था वो भी। अच्छा, वो भी 2-3 पाउंड पर मिनट, 2 पाउंड पर 3 पाउंड पर मिनट इंडिया। क्योंकि हम भी जब आए थे यही रिसर्च होती थी आधे टाइम कि कौन सा कंपनी का कॉलिंग कार्ड सस्ता होगा। तो स्विफ्ट वाला सस्ता था। उसके बाद मुझे स्विफ्ट याद है क्योंकि पहला वही था। और बाद में तो आए होंगे और कितने आ गए थे। अब तो फिर भी बहुत आ गए थे। फिर मोबाइल की जर्नी ने पूरा चेंज ही कर दिया उस स्पेक्ट्रम को। फिर वो आ गया था, स्काइप आया था सबसे पहले। स्काइप आया था। ये घरों का कैसा होता था? जैसे आज तो अब जिस घर में आप बैठे रहते हो वो तो 500,000 तो आज नॉर्मल 3 बेडरूम हाउस पहुंच चुका है। जब हम आए थे तो 1980 लेट 1980 में हमने अपना घर लिया था। उस टाइम पे 3 बेडरूम के घर थे, और उनके गार्डन बहुत बड़े होते थे। गार्डन फ्रंट बैक बहुत बड़े होते थे। अच्छा। बहुत स्पेशियस होते थे। अच्छा। तो कमरे भी वो तीनों बड़े स्पेशियस होते थे। तो यू कुड बाय फॉर 19-20,000 पाउंड्स। 19-20,000 पाउंड्स में घर मिल जाएगा। डिटैच, सेमी डिटैच 30 में मिल जाएगा। 30,000 पाउंड। तो हमारा जो पहला घर था वो 19,000 का पाउंड का लिया था। हाँ, 3 बेडरूम घर पामस टाउन में। हाँ, तो लेकिन उस टाइम रियल प्राइसेस थी घरों की, प्रॉपर प्राइसेस थी। ये आज की तरह हाइप नहीं हो रखे थे। मार्केट वैल्यू से भी 3 गुना ज़्यादा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। और जो घरों की हीटिंग, थोड़ा घर ठंडे ज़्यादा होते थे ना, उन्होंने हीटिंग वगैरह बहुत, एक्चुअली घर बहुत मजबूत होते थे। हाँ, पत्थर के बने हुए। प्रॉपर सामान उन पे लगा हुआ था। हाँ, आवाज़ें नहीं आती थी, कोई ऊपर चल रहा है तो नीचे आवाज़ें आ रही है, कोई नीचे और ऊपर आवाज़ें आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर घर थे, प्रॉपर बिल्डर्स थे। और ऑब्वियसली फिर हीटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर पत्थर यूज़ हो रखा ना, हाँ, तो उसमें ठंडा होता है। तो मगर हर घर में उस टाइम फायर प्लेस जलती थी, फायर प्लेस। जलती थी। तो हीटिंग सिस्टम तो था, लेकिन वो जो ज़्यादा ठंड होती थी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फायर प्लेस लोग यूज़ करते थे। तो ताकि सिटिंग रूम गर्म हो जाए, हाँ, और पूरी फैमिली वो उसके आगे पीछे बैठ जाए। सिटिंग रूम में, सिटिंग रूम में सब वहीं बैठ जाते थे फैमिली में। तो अनदर रीज़न था कि सब लोग कम से कम क्लोज तो बैठते थे एक दूसरे के। तो बैठते थे, सही बात है। आज तो रूमों में आज तो सब घूमते रहते अपने हैं, अपने रूमों में बैठे हुए हैं। अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं, सही बात है। फोन लगाते हैं इस रूम से नीचे के लिए। हाँ, सही बात है। तो ये बड़ा था वो जो 80s का आयरलैंड था, बहुत अच्छा आयरलैंड था। बहुत एडवांटेज थे, बहुत डिसएडवांटेजेस भी थे। हाँ, तो ये जो इंडियन एम्बेसी उस टाइम पे सेटअप हो चुकी थी, इंडियन एम्बेसी? नहीं, इंडियन एम्बेसी तो थी पहले से ही, पहले से ही थी, पहले से थी हाँ। इंडियन तो एम्बेसी। कहाँ पर थी तब, ये कहाँ थी इंडियन एम्बेसी? इंडियन एम्बेसी ये थी लीसन स्ट्रीट में। लीसन स्ट्रीट, लीसन जो इससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले थी वो वाली। अच्छा। हाँ, उधर थी वो। तो एम्बेसी तो हमेशा से। और स्टाफ कैसा था एम्बेसी का उन दिनों? एम्बेसी का जो पहले जो स्टाफ था वो थोड़ा ज़्यादा मिलना जुलना रखते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब आज इस घर में जा रहे, आज इस स्टाफ के घर में जा रहे, आज उस स्टाफ के घर में जा रहे, मतलब मिलना जुलना लगा रहता था पहले। मतलब पर्सनली एक सबको जानते थे वो? पर्सनली वो सबको जानते थे। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ, खैर क्योंकि पॉपुलेशन इस टाइम कम थी, तो ये भी एक रीज़न ये है कि वो सबको जानते थे। क्योंकि कम फैमिलीज थी। और अब जिस हिसाब से फैमिलीज हैं, अब किस को वो एंटरटेन करेंगे। बहुत तो अब तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा लोगों को जानते हैं, बस यही कि कांटेक्ट, अभी फोन वगैरह इन सब से ज़्यादा रहता है। हाँ, इनसे ज़्यादा रहता है। तो फिर भारत की उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन, जो भारत से यहाँ कम्युनिकेशन 80s से 2000 तक तो ऑलमोस्ट बहुत वीक हुआ करता था। फ़ोन से पता चला, न्यूज़पेपर यहाँ होंगे नहीं उन दिनों जो मतलब भारत की रिपोर्ट करें। तो आपका कैसा कुछ टच कैसा रहता था? नहीं, हमें हाँ न्यूज़ तो था, न्यूज़ वगैरह तो इंडिया की कोई हमें आती नहीं थी, वही फैमिली के थ्रू आती थी। और फैमिली ने लेटर में लिख दिया, आज यहाँ प्रोटेस्ट हुई है, आज यहाँ ये हुआ है, तो पता चल गया। तो पता चल गया। न्यूज़ चैनल्स तो पहले होते नहीं थे, पहले ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टीवी तो था ही नहीं, टेरेस्ट्रियल टीवी। तो बस तो थोड़ा बहुत ही पता, कोई मेजर इवेंट हुई तो उन्होंने दिखा दी बस। हाँ, बस ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पहले ये आयरलैंड में भी तो चैनल ज़्यादा नहीं थे, मेरे ख्याल से 6 चैनल थे, RT1, RT2, BBC 1, BBC 2 और चैनल 4 और ITV, यही चैनल थे। अच्छा, हाँ, तो यही 6 चैनल थे, तो इसके अलावा और चैनल नहीं थे। ये बाद में आपके ये जो स्काई वगैरह आए हैं, ये हमारा फिर आया था टीवी एशिया आया था। उस टाइम कहते थे कि अमिताभ बच्चन का था। अच्छा। तो पहले सुना था उनका था। तो उसके बाद वहाँ से थोड़ी हफ्ते में या रोज एक फिल्म आती थी, उसमें गाने वाने आते थे। एक आध सीरियल आते थे। तो उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ जो है आपको वही लेटर वगैरह से ही पता चलती थी। हाँ, और जब वापस जाने लगे थे, आप बोले 87 वगैरह में आप वापस गए, तो उसके बाद से फिर रेगुलर आना जाना लगा रहता था? हाँ, उसके बाद तो फिर एक बार शुरुआत हो गई तो फिर आना जाना लग गया। उसके बाद शादी हो गई, फिर तो कुछ ज़्यादा ही आना जाना लग गया। अब 2 फैमिली का हो गया। हाँ, फिर 2 फैमिलीज को एंटरटेन करना है। सही। एक बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज देखा है, क्योंकि आज की डेट में जो लोग यहाँ बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं, उन्होंने शायद इतना बड़ा चेंज वो नहीं देख पाएंगे अपनी लाइफ में। नहीं, वो नहीं देख पाएंगे अब, क्योंकि बेसिकली अब तो पूरा वर्ल्ड एक छोटी जगह बन गई है। आजकल आप देखते हो कि डबलिन में अब तो मुझे लगता है काफ़ी होने लग गया है। वैसे इतना रेगुलर भी नहीं कि इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर अटैक हुए हैं रिसेंटली।
भारतीय स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक दो लोगों के केस आ जाते हैं हियर एंड देयर, उन दिनों ऐसा कुछ नहीं नहीं, उस टाइम पहले कुछ नहीं था। आप रात को उठ के 4 बजे 2 बजे 3 बजे पैदल सिटी सेंटर घूमो। कई बार ऐसा भी हो चुका, हम लुकन से पैदल 2-3 बजे निकले हुए हैं, पैदल निकले हुए हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कभी दिल या दिमाग में ऐसा डर आया कि कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वाइट लोग थे और कम लोग थे। साल में अगर कोई एक इंसिडेंट होता था तो न्यूज़ बनती थी। लेकिन वही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इंसिडेंट्स भी ज़्यादा होंगे। नहीं, सही बात है। मुझे खुद अपना याद है कि जब मैं आया था 2001 में, जो है मैं फर्स्ट टाइम भारत से बाहर पहली बार जा रहा था, तो मैं भी नर्वस था बहुत। तो यहाँ जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मेरे को जो टेक्निकली जो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था वो रिसीव करने आने वाले थे, तो वो नहीं आए। अब मैं परेशान घूम रहा, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं। तो एक वहाँ पे जो है आयरिश जो ओल्ड मैन होते हैं ना, अपनी आयरिश हैट लगाए, उनने मुझे देखा ये लड़का परेशान है, तो वो मेरे पास आए, बोले क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ये है। मुझे तो उन दिनों अब वो नंबर भी डायलिंग का नहीं पता है ना, 0 लगाना है पहले और फ़ोन भी, तुम एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम घूम रहे हो। तो वो इतने बढ़िया था आयरिश बंदा, मेरे साथ वो पूरा 45 मिनट तक रहा। उसने फ़ोन लगाया, जिस फ़ोन को मैंने दिया, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसको फ़ोन लगाया कि भाई तुम्हारा एक बंदा यहाँ आ रखा है और वो उसको पता नहीं है। फिर वापस मेरे को आके बोलता है कि चिंता मत करो, उन्होंने मुझे बताया है कि वो आ रहे हैं तुम्हें पिकअप करने के लिए। और उसने उन दिनों मुझे याद है करीब 45 सेंट जो थे, इतना करीब उसने फ़ोन का वो चार्ज भी दिया था। मैंने उसको वापस देने की कोशिश की, उसने नहीं लिया। वो जो मेरे अंदर जो इम्प्रेशन आयरलैंड ने उस दिन बनाया कि कितने अच्छे लोग हैं, वो इम्प्रेशन कभी नहीं जाता है मेरा। नहीं, लोग बहुत अच्छे थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम। हम लोग रात को घूमते थे, घर आते थे, पैदल आते जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आपसे बहुत अच्छा लगा बात करी। कभी फिर किसी विषय पे और अच्छे से बात होगी। देखते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं वो किस तरीके का रिस्पांस, कैसा जो है उनको लगा इंटरव्यू, और फिर फ्यूचर में हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो आपके दर्शकों को शायद हमारी स्टोरी पसंद आए। तो स्टोरी तो नहीं, हकीकत है, सारा कुछ हकीकत पसंद आए शायद। तो बट वो भी अपनी जर्नी से गुजर रहे हैं, ये हमारी जर्नी थी, तो कंपेयर कर लेंगे। सही बात उस टाइम पे कुछ चीज़ें इजीली अवेलेबल थी, आज नहीं है। और उस टाइम पे कुछ चीज़ आलू गोभी था, तो आज बैंगन भी है, भिंडी भी है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, शो के लिए। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम टॉक शोज़ फ्यूचर में और लाते रहेंगे। जो हमारी एक ओल्ड जनरेशन है जो हमसे जा रही है, समय के अनुसार जो है ना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो मेमोरीज़ हैं ओल्ड, जो हमारे लोग आयरलैंड में आए थे उनकी मेमोरीज़ को हम यहाँ पर कैप्चर करें, ताकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को एक याद रहे कि आयरलैंड में भारतीयों की क्या हिस्ट्री थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉक शो में।